हेलो एवरीवन, टीचर्स एग्ज़ाम क्रैकर सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग एंसेंट और मेडिवल को कवर कर चुके हैं और इसे हम डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह की बुक से कवर कर रहे हैं, सामान्य अध्ययन की, जिसमें कि आपको वन लाइनर सारे ही क्वेश्चन मिल जाते हैं और बहुत ही सेलेक्टिव ये क्वेश्चंस हैं। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को इसमें कंप्लीट किया गया है। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है उत्तरकालीन मुग़ल साम्राज्य। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नए युग का पदार्पण हुआ जो कि उत्तरोत्तर मुग़ल काल कहलाया। क्या कहलाया? उत्तरोत्तर मुग़ल काल। औरंगजेब के 3 पुत्र थे जो उसकी मृत्यु के समय में अलग अलग क्षेत्रों में पदस्थापित थे, जैसे कि मुअज़्ज़म काबुल में, आज़म गुजरात में, कामबख्श बीजापुर में। कामबख्श को दीन पनाह की उपाधि दी गई थी। दीन पनाह की उपाधि किसको दी गई थी उत्तरकालीन में? तो आप कहेंगे कामबख्श को दी गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज़्ज़म ने साम्राज्य को विभाजित करने का प्रस्ताव आज़म के सामने रखा, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया और युद्ध करने का निर्णय ले लिया। जून 1707 में आगरा के पास में जाजौ में मुठभेड़ हुई जिसमें कि आज़म मारा गया। कब हुआ ये? जून 1707 में। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। मुअज़्ज़म बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ में कौन? मुअज़्ज़म। कब? 1707 से 1712 तक शासनकाल था। उसे शाह आलम प्रथम भी कहा जाता था। मुअज़्ज़म को शाह आलम प्रथम भी कहा जाता था और वो किस उपाधि के साथ में दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो बहादुर शाह प्रथम की उपाधि से। इसके बाद हैदराबाद बीजापुर के पास कामबख्श बहादुर शाह से हार गया और घावों के कारण 13 जनवरी 1709 के आरंभ में ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद बात करेंगे जहांदार शाह की। इनको तो आप लोग भली भांति जानते होंगे। 1700 केवल 1 साल तक ही इनका शासनकाल रहा। जहांदार शाह ने जय सिंह को मिर्ज़ा रज़ा सवाई की पदवी दी गई और मालवा का गवर्नर बना दिया गया। जहांदार शाह ने अजीत सिंह को महाराज की पदवी दी थी। किसको? अजीत सिंह को। और गुजरात का गवर्नर बन गया। जुल्फ़िकार खां को जहांदार शाह का प्रधानमंत्री बना दिया गया और जहांदार शाह लाल कुंवर नामक स्त्री के प्रभाव में था, तो इन्हें रंगीला भी कहा जाता था। फ़र्रुखशियार 1713 से 19 तक अज़ीमुश्शान का पुत्र था ये फ़र्रुखशियार। ये सैयद बंधुओं की सहायता से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तुरानिन सैनिक हैदर बेग ने अक्टूबर 1720 में सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी थी। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह 1719 से 48 तक, एक लंबे अरसे तक। मोहम्मद शाह ने निज़ामुल मुल्क को अपना वज़ीर बनाया। किसको? निज़ामुल मुल्क को। मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। शहादत खां का असली नाम था मोहम्मद अमीन। 24 फरवरी 1749 को नादिर शाह और मुग़ल सेना के मध्य में करनाल में युद्ध हुआ। नादिर शाह ईरानी था। नादिर शाह के विरुद्ध मुग़ल सेना का नेतृत्व मतलब ईरान में मुग़ल सेना का नेतृत्व किसने किया था? खाने दौरा ने किया था। 20 मार्च 1749 को 39 को नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और भयंकर कत्लेआम का आदेश दे दिया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, इसीलिए ईरानी कहते हैं इसको, नादिर शाह को। नादिर शाह 15 मई 1739 को वापस लौट गया। लौटते वक्त वो अपने साथ इतना सारा धन ले गया कि अगले 3 वर्ष तक नादिर को अपने राज्य में नए कर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। भारत की कमज़ोर स्थिति से प्रेरित होकर के 1748 से 62 के बीच में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर दिया। 14 जनवरी 1761 को अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का युद्ध सदाशिवराव भाऊ के अधीन लड़ा गया, जिसमें कि मराठों की पराजय हुई। तख्ते ताऊस, ये एक मयूर सिंहासन होता था, तख्ते ताऊस जिसको बोलते थे। इस पर बैठने का अंतिम मुग़ल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था इस पर बैठने वाला। इसके बाद बात करेंगे शाह आलम द्वितीय के बारे में, जिसका शासनकाल 1759 से 1806 तक था।
शाह आलम द्वितीय के समय में प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। गुलाम कादिर खान ने 1806 को शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। कब? 1806 में। किसने करवाई? गुलाम कादिर खान की। किसका? शाह आलम द्वितीय का। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में, इसको अली गौहर भी कहते थे, इनका नाम था, 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके शासनकाल में अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था अकबर द्वितीय। मुगल शासक अकबर द्वितीय जीवन भर अंग्रेजों का पेंशनर बन करके रहा। इसके बाद आता है बहादुर शाह द्वितीय 1737 से 57 तक। ये अंतिम मुगल शासक था जो कि जफ़र उपनाम से कविताएं लिखता और शायरी किया करता था। कौन? जफ़र। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह जफ़र को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया, रंगून निर्वासित कर दिया गया। 1857 में औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। कब? 1857 में। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन व प्रसार, ये दूसरा चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि आपको पढ़नी है। भारत में ये जो सिलसिला था यूरोपीय कंपनी के आने का, वो किस क्रम में आए थे? तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली है, उसके बाद डच है, फिर अंग्रेज है, फिर डेनिश है, फिर फ्रांसीसी है। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन यूरोपीय कंपनी आई थी, तो पुर्तगाली है। सबसे लास्ट में कौन आए? तो फ्रांसीसी आए थे। वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंच करके भारत और यूरोप के बीच में नए समुद्री मार्ग की खोज की। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन करके आया। अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ पे खोली थी? कोचीन में खोला था। कार्नेलिस दी हस्तमान 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कार्नेलिस दी हस्तमान। प्रथम और लास्ट ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद करिएगा। डचों द्वारा व्यापार की आधारशिला भारत में रखने का श्रेय 1592 में एम्स्टर्डम की व्यापारी कंपनी को है। डचों ने 1602 में पूर्व से व्यापार करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य प्रशासनिक केंद्र बटाविया में स्थित था। कोरोमंडल तट पर मसूलीपट्टनम में 1605 में प्रथम डच कंपनी की स्थापना की। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, जिसमें विलियम इंग्लैंड का राजा बन गया और अंग्रेज डच संबंध सुधर गए थे। अंग्रेज और डच संबंध सुधर गए। डच भारत से नील, शोरा और सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। बेदरा युद्ध 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच में युद्ध हुआ। अंग्रेजों और डचों के बीच में युद्ध हुआ था। कब? 1759 में। कौन सा युद्ध? बेदरा युद्ध। बेदरा युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो अंग्रेजों और डचों के बीच में लड़ा गया। अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से डचों को 1795 में भारत से बाहर कर दिया। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक जो कोठी थी, प्रथम व्यापारिक जो फैक्ट्री थी, वो सूरत में खोली गई थी। कब? 1608 में खोली गई थी। लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने पूर्व में व्यापार करने के लिए 1664 में एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण 1664 में किया था। इसका नाम रखा गया इंडेस्योरियंतलेस। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम जो कोठी थी, वो फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई थी। फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 में पौंडीचेरी की स्थापना की। पौंडीचेरी की स्थापना कब हुई? 1674 में हुआ था। किसने किया? मार्टिन ने किया था। डेनमार्क वासियों का आगमन भारत में कब हुआ था? तो 1616 में हुआ था। 1620 में तमिलनाडु के ट्रैंकोबार क्षेत्र में डेनमार्क वासियों ने व्यापारिक केंद्र खोला था। सेरमपुर डेनों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1731 में हुआ था। इसके बाद अब आप जानेंगे ब्रिटिश फ्रेंच संघर्ष के बारे में। प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था?
1746 में हुआ था, 48 तक चला था। इसमें ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी से प्रभावित युद्ध था। 1748 में हुई एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत में प्रथम कर्नाटका युद्ध भी समाप्त हुआ। तो प्रथम कर्नाटका युद्ध के में कौन सी संधि हुई? तो एक्स-ला-शापेल की संधि हुई थी, जिसको एक्स-ला-शापेल भी कहते हैं। इसके बाद होता है द्वितीय कर्नाटका युद्ध 1749 में और 54 तक चलता है। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, इसलिए उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पे गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पौंडीचेरी की संधि हुई थी जनवरी 1755 में और इसके साथ युद्ध विराम हुआ। तीसरा कर्नाटका युद्ध हुआ था 1756 में और 63 तक चला था। 1756 से 63 के बीच में तृतीय कर्नाटका युद्ध हुआ था। ये 1756 में शुरू हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध का ही ये एक अंश था। पेरिस की संधि होने से युद्ध की समाप्ति हुई। संधि पूछा जाता है कि पौंडीचेरी की संधि किस युद्ध में हुई थी? तो दूसरे कर्नाटका युद्ध के तहत। तीसरी कर्नाटका युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी और प्रथम वाले में शापेल की संधि हुई थी। ठीक है। अंग्रेजी सेना ने 1760 में सर आयर कूट के नेतृत्व में वांडीवाश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से हराया था। इसमें फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली कर रहा था। अंग्रेजों ने 1761 में पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। पेरिस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने 1763 में चंद्रनगर को छोड़कर के शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो कि 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा था। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में है। भारत आए यूरोपियों में सर्वाधिक शक्तिशाली अंग्रेज शक्ति कौन थी? 9 शक्ति अंग्रेजों की थी। विलियम डेक ने 1579 में पूर्वी क्षेत्र का भ्रमण किया। 1599 में जॉन मिल्डेनहाल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया। ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर कंपनी की स्थापना 1599 में हुई। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को एक चार्टर प्रदान किया, जिसके अनुसार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ। विलियम डेक ने 1579 में पूर्वी क्षेत्र का भ्रमण किया। 1599 में जॉन मिल्डेनहाल ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया था। जॉन मिल्डेनहाल ब्रिटिश यात्री था जो कि थल मार्ग से भारत आया था। कब? 1599 में। ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर कंपनी की स्थापना 1599 में हुई थी। ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर की स्थापना हुई थी 1599 में। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को एक चार्टर प्रदान किया था, जिसके अनुसार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ था। इसके बाद 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस कहाँ पे पहुँचा? सूरत में पहुँचा, जहाँ से वो मुग़ल सम्राट जहांगीर से मिलने के लिए आगरा गया था। जहांगीर ने हॉकिंस से प्रसन्न होकर के उसे आगरा में बसने की अनुमति के साथ साथ में 4000 का मनसब एवं जागीर प्रदान किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था। जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो आए थे। कब? 1615 में। 1615 में बम्बई का गवर्नर गेराल्ड ऑगियार बम्बई का वास्तविक संस्थापक था। ऑगियार ने तांबे और चांदी के सिक्के ढालने के लिए टकसाल की स्थापना की। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ था, जिससे उन्होंने 10 पाउंड सोने के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। इसके बाद 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानोती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान करके प्राप्त किए और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉब चारनॉक ने रखी थी। इसके बाद एक बॉक्स है जिसमें कि यूरोपीय कंपनियों का भारत पे कब आगमन हुआ था, वो सारे आपको मिल जाएंगे। पुर्तगाली आए थे 1498 में, अंग्रेज़ 1600 में आए थे, डच आए थे 1602 में, डेनिश आए थे 1616 में, फ्रांसीसी आए थे 64 में और स्वीडिश आए थे 1731 में। इसके बाद सेकंड चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करके भू राजस्व की वसूली के लिए फार्मिंग सिस्टम की शुरुआत की। ये एक इजारीदार प्रथा होता था।
फॉर्मिंग सिस्टम के अंतर्गत राजस्व वसूली की जिम्मेदारी उसे दी जाती थी जो कि सबसे अधिक बोली लगाता था। क्लाइव के समय में भू राजस्व का वार्षिक बंदोबस्त होता था, जिसे कि हेस्टिंग्स ने बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया था। जो वार्षिक बंदोबस्त होता था उसको कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बनने के बाद एक 10 साला बंदोबस्त लागू किया था, जिसे कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया, जिसको कि इस्तमरारी बंदोबस्त कहते थे। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का लगभग 19% हिस्सा आता था। ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू थी। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत भू राजस्व की वसूली का अधिकार जमींदारों को दिया जाता था, जिनका हिस्सा वसूली का 1/10वां या 1/11वां भाग होता था। 1792 में स्थापित रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था को तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था। ये व्यवस्था तमिलनाडु, मद्रास, बम्बई, असम और कुर्ग के कुछ हिस्सों में लागू की गई थी, जो कि कुल ब्रिटिश भारत का 51% हिस्सा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को अधिक लगान लिए जाने के विरुद्ध न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद जो महलवाड़ी व्यवस्था होती थी, ये ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के 30% हिस्से पर लागू होता था। महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत दक्कन के कुछ जिले, जैसे कि उत्तर भारत, जैसे कि संयुक्त प्रांत कहा जाता था, उत्तर भारत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे। विऔद्योगीकरण और धन की निकासी संबंधी विचारों को सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने उद्घाटित किया था। ताराशंकर बंदोपाध्याय के उपन्यास गण देवता में जजमानी प्रथा का वर्णन है। कवासजी नाना भाई ने 1854 में प्रथम सूती मिल की स्थापना बम्बई में की थी। 1855 में जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा बंगाल के रिसरा में जूट मिल स्थापित किया गया था। 1907 में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। किसने किया था? जमशेदजी टाटा ने किया था। जल विद्युत की शुरुआत हुई थी 1898 में दार्जिलिंग शहर को रोशनी प्रदान करने के लिए। 1925 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया और उसी वर्ष 2 निजी कंपनियों ईस्ट इंडिया रेलवे एवं ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे की स्थापना की गई। 1925 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। इसके बाद अगला चैप्टर है बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। उत्तर मुगल काल में बंगाल सर्वाधिक समृद्ध प्रांत था। बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शिद कुली खां और उसके उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां के समय में बंगाल इतना अधिक संपन्न हो गया था कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वो काट के मार डालेंगी। 10 अप्रैल 1756 को सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अब ये पूछा जाएगा कि ये किसने कहा था? तो ये अलीवर्दी ने कहा था। किसके लिए? यूरोपियों के लिए कहा था। सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी और विरोधियों के प्रमुख थे पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, सिराज की मौसी घसीटी बेगम और सेनापति मीर जाफर। अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 में। ब्लैक होल की घटना का उल्लेख हॉलवेल ने किया, जिसमें 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था। दम घुटने के कारण अगले दिन केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचे थे। सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल का नवाब था, और अंग्रेजों के बीच में 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। किसके बीच में अलीनगर की संधि हुई थी? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, और ये संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। प्लासी के युद्ध में सेनापति मीर जाफर ने नवाब के साथ में दगाबाजी की, जिससे कि प्रसन्न होकर के ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा गया था। तो क्लाइव का गीदड़ किसको कहते हैं? मीर जाफर को कहते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई। नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटा करके उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित कर दिया।
इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच में, जिसमें कि मीर कासिम का साथ अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने दिया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हिक्टन मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध के बाद फिर से मीर कासिम की जगह मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की प्रथम संधि की थी। कब हुआ था ये संधि? 12 अगस्त 1765 को हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने जुलाई 1765 में अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ में इलाहाबाद की संधि की। नवाब मीर जाफ़र की मृत्यु कब हुई? 5 जनवरी 1765 में। के.एम. पनिक्कर के अनुसार प्लासी का युद्ध एक सौदा था। प्लासी का युद्ध एक सौदा था, ये किसने कहा था? के.एम. पनिक्कर ने। अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त बंगाल का प्रथम नवाब कौन बना? निज़ामुद्दौला। 1765 से 72 के मध्य बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, जिनके जनक लियोनेल कार्टिस थे। इलाहाबाद की संधि के तहत बादशाह शाह आलम के व्यक्तिगत खर्च के लिए 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई। नेक्स्ट चैप्टर है आंग्ल मैसूर संघर्ष। 1732 में राजा वाडियार चिक्का कृष्णराज के काल में मैसूर में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। 18वीं सदी के प्रारंभ में 2 मंत्रियों नंदराज और देवराज ने मैसूर में सत्ता पर कब्जा कर लिया। हैदर अली ने अपना जीवन एक घुड़सवार के रूप में आरंभ किया था, किंतु 1761 में वो मैसूर का वास्तविक शासक बन गया। फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने डिंडीगुल में एक शस्त्रागार स्थापित किया। हैदर अली धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण वाला शासक था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक चला था। इसके समय में हैदर ने चतुराई से अंग्रेज का सामना करते हुए 4 अप्रैल 1769 को उन्हें मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में हैदर अली ने ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध निज़ाम और मराठों से मिलकर के एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया। इस दौरान हैदर ने अंग्रेज कर्नल बेली को हरा करके कर्नाटक की राजधानी अरकाट पर अधिकार कर लिया। इस बॉक्स में आंग्ल मैसूर संघर्ष और ये कुछ संधियां हैं। ये कब हुआ था? ये किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? युद्ध कौन सी थी? संधि कौन सी इस युद्ध में हुई? 1767 से 69 तक में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें से कि मद्रास की संधि हुई थी। 1780 से 84 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। मंगलूर की संधि हुई। 1790 से 92 तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला। कार्नवालिस गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, और इस युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके बाद 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल था, उस टाइम पे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ही 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। हैदर अली के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। टीपू ने बादशाह की उपाधि धारण की। उसने 1796 में नौसेना बोर्ड का गठन किया। टीपू प्रथम भारतीय शासक था जिसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया था। टीपू के द्वारा जारी सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र और हिंदू संवत की आकृतियां अंकित थी। टीपू सुल्तान ने 1787 में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्थापित की। साथ ही उसने फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाए और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के जेकोबिन क्लब का सदस्य बना। टीपू ने 1796 में आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की और जहाज़ों के नमूने स्वयं तैयार किए। टीपू ने मंगलौर, वाजीराबाद और मोलिदाबाद में पोत बनाने के घाट बनाए। टीपू ने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की। आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत किसने की? तो टीपू सुल्तान ने किया। टीपू ने कहा था, मैं अंग्रेज़ों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ, परंतु समुद्र को तो नहीं सुखा सकता। मैं तो अंग्रेज स्थल साधनों को समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं समुद्र को तो नहीं सुखा सकता। किसने कहा था? ये टीपू ने कहा था। इसके बाद 4 मई 1799 को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ते हुए टीपू श्रीरंगपट्टनम दुर्ग के पास शहीद हो गया। वेलेस्ली को आयरलैंड ने मार्किवर्स की उपाधि प्रदान की थी। मार्क्वेस की उपाधि किसने प्रदान की? वेलेस्ली को प्रदान किया गया आयरलैंड ने। इसके बाद अगला चैप्टर है आंग्ल सिख संघर्ष, जो कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे जाने वाले चैप्टर हैं। रणजीत सिंह
मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान। मिसल का अर्थ है समान। आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय सुकरचकिया मिसल को दिया जाता है। सुकरचकिया मिसल। रणजीत सिंह का जन्म हुआ था गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के यहाँ पे इनके दादा चरत सिंह ने 13 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुखता दिलवाई थी। चरत सिंह ने। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा हुआ था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। रणजीत सिंह की सरकार को सरकार खालसा और स्थायी सेना को फौजी आइन कहा जाता था। अब ये सिख और अंग्रेज के संबंध से रिलेटेड पॉइंट है। चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को। किसके बीच में? अंग्रेज मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। रणजीत सिंह जमान शाह की अनुमति पर लाहौर का शासक बना। रणजीत सिंह की सास सदा कौर कन्हैया मिसल की मुखिया थी। फैजलपुर के कपूर सिंह ने किसानों को संगठित करके दल खालसा नामक संगठन बनाया। इसके बाद 1805 में रणजीत सिंह ने अमृतसर को जीत लिया और जहां उसे प्रसिद्ध जमजम तोप मिली थी रणजीत सिंह को। मराठा यशवंत राव होलकर ने सिख सरदार रणजीत सिंह से सहायता याचना की, लेकिन सहायता नहीं दी गई। रणजीत सिंह ने 13 जुलाई 1813 को हैदास में अफगानों को परास्त कर अटक पर अधिकार कर लिया। रणजीत सिंह ने पैदल सेना को एलार्क और वेंचुरा के अधीन रखा। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीज़ुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। रणजीत सिंह की विजय में किसानों के उपज का 1/3 भाग से 1/5वां भाग तक कर लिया जाता था। लॉर्ड ऑकलैंड ने रणजीत सिंह के घुड़सवारों को संसार की सबसे सुंदर फौज बताया। रणजीत सिंह के राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत आला था। रणजीत सिंह की मृत्यु 28 जून 1839 में हो गई थी। रणजीत सिंह के बाद खड़क सिंह, नैनीहाल सिंह, शेर सिंह, दलीप सिंह राजमाता छिंदन के नेतृत्व में गद्दी पर बैठे थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 के बीच में। ह्यूगफ के नेतृत्व में 13 दिसंबर 1845 को मुदकी नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना ने लाल सिंह के नेतृत्व वाली सिख सेना को पराजित किया। पराजित होने के बाद सिखों ने 8 मार्च 1846 को अंग्रेजों के साथ में लाहौर की संधि की। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को हुई थी और इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का पंजाब में रहना स्वीकार कर लिया गया। संरक्षण के लिए किसके? राजा दलीप सिंह के। महारानी छिंदन को 20 अगस्त 1847 को राजा दलीप सिंह से अलग करके 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर के शेखपुरा भेज दिया गया। इसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 49 तक। इस युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के बीच लड़ी गई थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। इस युद्ध में गफ के स्थान पर ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति चार्ल्स नेपियर को बनाया गया था। ये लड़ाई चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों और सिखों के बीच में 21 फरवरी 1849 को लड़ी गई। इस युद्ध में सिख बुरी तरीके से पराजित हुए। डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया था। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। रणजीत सिंह को अफगान शासक शाह सूजा से वही प्रसिद्ध सिख हीरा प्राप्त हुआ था जिसे कि नादिर शाह लाल किले से लूट करके ले गया था। अब आप जानिए कुछ सिख गुरु के बारे में जो पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। सबसे पहले गुरु नानक, जिनका काल 1469 से 1539 है। गुरु नानक ने सिख संप्रदाय की स्थापना की। गुरु नानक का जन्म 1469 को तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक को आध्यात्मिक ज्ञान कार्तिक पूर्णिमा को 1496 में हुआ था। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया था। गुरु नानक ने संगत, धर्मशाला और पंगत यानी लंगर स्थापित किए थे। संगत यानी धर्मशाला, पंगत यानी लंगर स्थापित किए। किसने? गुरु नानक ने। 1539 में करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु हो गई। इसके बाद दूसरे गुरु, गुरु अंगद, 1539 से 52।
सिखों के दूसरे गुरु थे ये। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ करवाया। गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप प्रदान किया। इसके बाद तीसरे गुरु हैं सिखों के गुरु अमरदास 1552 से 74। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया था। अकबर ने गुरु अमरदास को गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान में दिया था। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक एक महंत की नियुक्ति की। इसके बाद चौथे गुरु थे गुरु रामदास 1574 से 81। गुरु रामदास ने यहीं पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। अब ये सिखों के 10 गुरुओं का क्रम है। कौन से गुरु कब से कब तक थे? गुरु नानक 1469 से 1539 सिख धर्म के संस्थापक और संगतों की स्थापना इन्होंने की। संगत यानी धर्मशाला। गुरु अंगद 1539 से 52 उदासी संप्रदाय की स्थापना गुरु अंगद ने की। गुरु अमरदास 1552 से 74 तक इनका काल था। पारिवारिक उपदेश दिया था इन्होंने। गुरु रामदास का काल था 1574 से 81। गुरुपद पैतृक बना इनके समय में, रामदास के समय में। अर्जुन देव 1581 से 1606 तरन तारण नगर की स्थापना अर्जुन देव ने की है। गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 तक इनका काल था। शिष्यों से घोड़े और हथियार लेना प्रारंभ किसने किया? गुरु हरगोविंद सिंह ने किया। गुरु हर राय काल था इनका 1645 से 61। दारा शिकों की मदद किया था इन्होंने। गुरु हरकिशन का काल था 1661 से 74। गद्दी के लिए भाई रामराय से विवाद इन्होंने किया, इनके काल में हुआ। तेग बहादुर 1664 से 75। इनके समय बाग कला दी बाबा कहलाए। ये कौन कहलाए? तेग बहादुर, बाग कला दी बाबा। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह, इनका काल था 1675 से 1708। पाहुल प्रथा किसने आरंभ की है? गोविंद सिंह ने किया है। पांचवें गुरु हैं सिखों के गुरु अर्जुन देव। इनका काल 1581 से 1606। इन्होंने गुरुपद को पैतृक बनाया था गुरु अर्जुन देव ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। जहांगीर ने 1606 में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। इसके बाद छठे गुरु हैं गुरु हरगोविंद सिंह 1606 से 45 तक। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। इन्होंने दरबार में नगाड़ा बजाने की प्रथा आरंभ की थी। किसने? हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैन्य बल में बदल दिया और अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल तख्त का निर्माण किस गुरु ने करवाया है? छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह ने। गुरु हरगोविंद ने अमृत शहर की किलेबंदी करवाई थी। सातवें गुरु हैं सिखों के गुरु हर राय 1645 से 61। गुरु हर राय ने शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया था। आठवें गुरु हैं गुरु हरकिशन 1661 से 64। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। इन्हें दिल्ली जाकर के गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। गुरुपद के बारे में किसने समझाया? हरकिशन ने। किसको? औरंगजेब को। 9वें गुरु हैं सिख गुरु तेग बहादुर 1664 से 75। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली के निकट इनकी हत्या करवा दी थी। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 तक। ये 10वें गुरु और अंतिम गुरु हैं सिखों के। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार यानी कि केश, कंघा, कृपाण, कक्षा और कड़ा रखने की अनुमति दी और नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा था। नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए किसने कहा? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था और कार्यस्थली पाओता थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया इन्होंने। धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां ने गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र फतेह सिंह और ज़ोरावर सिंह को दीवार में चुनवा दिया था। 1708 में
नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। बंदा बहादुर के बारे में कुछ जानिए। बंदा बहादुर का जन्म 1670 में हुआ था। कहाँ पे? रजौली गांव, पुंछ जिला में। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। पिता का नाम रामदेव डोंगरा राजपूत थे। बंदा बहादुर का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना था। बंदा ने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फारूक शियार के आदेश पर 1716 में बंदा बहादुर की गुरुदासपुर के नांगल में हत्या कर दी गई। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए थे। नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का 1748 में दल खालसा में विलय हो गया। जस्सा सिंह अहूवालिया ने दल खालसा का नेतृत्व किया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इन्हें मिसल के नाम से जाना गया। अगला चैप्टर है प्रमुख किसान विद्रोह। सबसे पहले विद्रोह की बात होती है तो आता है नील विद्रोह। 1859-60 में ये विद्रोह हुआ था। पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुआ था। नील विद्रोह की पहली घटना। इस विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। इस विद्रोह में हिंदू पैट्रियट के संस्थापक हरीश चंद्र मुखर्जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नील विद्रोह के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। अगला विद्रोह पावना विद्रोह होता है 1873 से 76 तक। पावना कृषक विद्रोह के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय और शंभूपाल थे। पावना आंदोलन का समर्थन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और आरसी दत्त ने किया था। इस विद्रोह का समर्थन गवर्नर कैंपबेल ने किया था। अब इस बॉक्स में प्रमुख भारतीय किसान सभा हुई थी। किस वर्ष ये सभा हुई, कौन सी किसान सभा हुई, इसके संस्थापक कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में हुआ था, जिसमें कि संस्थापक गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। आंध्र प्रांतीय किसान सभा 1928 में हुआ। बिहार किसान सभा 1929 में हुआ, जिसमें संस्थापक और अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। उत्कल प्रांतीय किसान सभा 20वीं सदी में हुआ था। मालती चौधरी संस्थापक थीं। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं और ये सभा हुई थी 1936 में। 1917 में हुआ है चंपारण सत्याग्रह। ये सत्याग्रह तीनकठिया पद्धति के खिलाफ था, जिसमें कि किसानों के द्वारा अपने कृषि जन्य क्षेत्र के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होती थी। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी को राजकुमार शुक्ल के द्वारा लखनऊ में सौंपा गया। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया सत्याग्रह का प्रथम प्रयास था। चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है, चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर के। 1918 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह था। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल थे। 1920 में अवध किसान सभा होता है। अवध किसान सभा का गठन 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र के प्रयास से प्रतापगढ़ में किया गया था। प्रतापगढ़ का रुड़ गांव इस समय किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे नाई धोबी बंद नामक प्रसिद्ध आंदोलन चलाया गया था। इस क्षेत्र में चलाए गए एक आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह केरल के माराबार क्षेत्र के काश्तकारों का जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह था। मोपला विद्रोह का समर्थन खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। 1928 में हुआ था बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पटेल को सरदार की उपाधि इसी सत्याग्रह के दौरान बारदौली की महिलाओं ने प्रदान किया था। सरकार के द्वारा बारदौली मामलों की जांच के लिए ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को जांच आयुक्त नियुक्त किया गया था। ये सारे आंदोलन हैं। ये आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, कौन कौन क्षेत्र प्रभावित हुआ था इस आंदोलन से, किस सन में हुआ था, वो सारे आप इस चार्ट में जानेंगे। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1770 से 1800 तक चला था। नेतृत्वकर्ता मंजर शाह, मूसा शाह, देवी चौधरानी थी। प्रभावित क्षेत्र था बंगाल और बिहार। पालीगढ़ विद्रोह 1790 में हुआ था। वीपी
कडालमान नेतृत्वकर्ता थे और ये विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था। दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह 1805 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता दीवान वेलुथम्पी थे। प्रमुख क्षेत्र था श्रावणकोर, केरल का श्रावणकोर। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 33 तक चला था। नेतृत्वकर्ता इस विद्रोह के करमशाह टीपू थे। असम इसका प्रमुख क्षेत्र था। पाइक विद्रोह हुआ था 1817 में उड़ीसा में। बख्शी जगबंधु नेतृत्वकर्ता थे। बघेरा विद्रोह हुआ था 1818 से 20 तक के बीच में। बघेरा सरदार नेतृत्वकर्ता थे और ये विद्रोह हुआ था ओखा मंडल में। कक्ष का विद्रोह हुआ था 1819 से 31 के बीच में। नेतृत्वकर्ता राजा भारमल थे। इसका प्रभावी क्षेत्र था कक्ष। वहाबी विद्रोह हुआ था 1820 से 70 तक। नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद राय बरेलवी थे। इसका प्रमुख क्षेत्र था पटना, हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, बम्बई और यूपी। रानी चेन्नम्मा का विद्रोह हुआ था 1824 से 29 के बीच में। नेतृत्वकर्ता चिन्नम्मा थे। प्रमुख क्षेत्र था कित्तूर। गडकरियों का विद्रोह हुआ था 1829 से 48 के बीच में। कहाँ पे? कोल्हापुर में। बारसाल विद्रोह हुआ था 1831 में। नेतृत्वकर्ता टीटू मीर थे। प्रमुख क्षेत्र था बंगाल। कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। बिंदराय मानकी नेतृत्वकर्ता थे और छोटा नागपुर इसका प्रमुख क्षेत्र था। इसके अलावा फराजी विद्रोह हुआ था 1838 से 57 के बीच में। नेतृत्वकर्ता दादू मियाँ शरीयतुल्लाह का पुत्र था। किस क्षेत्र में? बंगाल में हुआ। संथाल विद्रोह बिहार और झारखंड से प्रभावित क्षेत्र था। 1855 में ये विद्रोह हुआ था। नेतृत्वकर्ता सिंधु और कान्हू थे। कूका विद्रोह प्रथम हुआ था 1860 से 70 तक चला था। नेतृत्वकर्ता भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका थे और पंजाब से ये विद्रोह इसका प्रमुख क्षेत्र था। नाई धोबी बंद आंदोलन 1919 में हुआ था। बाबा रामचंद्र नेतृत्वकर्ता थे इस विद्रोह में और प्रभावित क्षेत्र था प्रतापगढ़। ताना भगत आंदोलन 1920 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता जात्रा भगत और बलराम भगत थे। छोटा नागपुर जिले में हुआ था। रंपा विद्रोह 1922 से 24 तक हुआ था। अलूरी सीताराम राजू नेतृत्वकर्ता थे। आंध्र प्रदेश प्रमुख क्षेत्र था। नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था बम्बई क्षेत्र में। इसके बाद अब आगे इस चार्ट में आपको सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन दिखेंगे, कौन कौन से आंदोलन कब हुए। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। 1828 में ये आंदोलन हुआ था, स्थापना हुई थी। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक आनंद मोहन बोस। ये सन आप देखते रहिएगा, सन उतना आपसे पूछा नहीं जाता, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ब्रह्म समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, तो आप इसमें देखते रहिएगा, मैं आपको इतना बताती रहती हूँ। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक आनंद मोहन बोस थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग थे। कहाँ पे इसकी स्थापना हुई? बम्बई में हुई। ब्रह्म समाज की कलकत्ता में और आदि ब्रह्म समाज की कलकत्ता में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती संस्थापक थे और मुंबई में स्थापना हुई। रामकृष्ण मिशन की संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे, वेल्लूर में स्थापित हुआ। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम HP ब्लाउडस्की, कर्नल HS और अल्कॉट एवं एनी बेसेंट थी। रहनुमाई माज़ द साइंस सभा के संस्थापक नौरोज़ी फरदोंजी थे और दादा भाई नौरोज़ी थे। देवबंद आंदोलन के संस्थापक मोहम्मद कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोही थे। उत्तर प्रदेश में ये आंदोलन हुआ। देवबंद आंदोलन कब हुआ था? ये 1868 में। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर अय्यद अहमद खां थे। विधवा आश्रम के संस्थापक ईश्वर चंद्र विद्यासागर और DK कर्वे थे। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक हैं श्री नारायण राव मल्हार जोशी। सत्यशोधक समाज के संस्थापक है ज्योतिबा फुले। कहाँ पे स्थापना हुई थी? महाराष्ट्र में। और इसका कब हुआ था? 1873 में। और यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हेनरी विवियन डेरोजियो। कहाँ पे ये आंदोलन हुआ था? कलकत्ता में 19वीं सदी में। नेक्स्ट चैप्टर है 1857 की महान क्रांति। 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। वैसे तो इस विद्रोह के अन्य मुख्य कारण थे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक।
29 मार्च 1857 को बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे ने गाय और सुअर की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था और इसके कारण गिरफ्तार करके इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी और विद्रोह स्टार्ट हो गया। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI ने क्रांति की शुरुआत की। 11 मई 1857 को प्रातः ही दिल्ली पहुंच करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। दिल्ली में विद्रोहियों को मुगल शासक बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से नेतृत्व प्रदान किया। अब ये कुछ 1857 के विद्रोह के नाम हैं। सर जॉन शिले सैनिक विद्रोह से संबंधित है। वीडी सावरकर एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से। एसएन सेन स्वतंत्रता संग्राम। आरसी मजूमदार ना तो राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब 1857 की क्रांति को किसने क्या नाम दिया है वो यहाँ पे दिया गया है। 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा था सर जॉन सिले ने। एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीडी सावरकर ने। स्वतंत्रता संग्राम कहा था एसएन सेन ने। 1857 की क्रांति को ना कहा था ना तो ये राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा था आरजी मजूमदार ने। और 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था बेंजामिन डिज़रायली ने। तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, झांसी की पराजय के बाद नेपाल चले गए। तात्या टोपे एक जमींदार मित्र के विश्वासघात के कारण पकड़े गए थे, जिनको 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज जनरल ह्यूरो से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। 1857 की क्रांति के समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामर्स्टन था। विद्रोह के पूर्व अजीमुल्ला नाना साहब और रंगा बापू सतारा का पक्ष रखने लंदन गए थे। 1857 की क्रांति के स्थानीय विद्रोही नेताओं में प्रसिद्ध सतारा के रंगा बापू जी गुप्ते, हैदराबाद के सेनाजी पंडित रंगराव पांगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन, कर्नाटक के भीमराव मुंडरगी, छोटा सिंह, कोल्हापुर के अन्नाजी फडणवीस, तात्या मोतित, मद्रास के गुलाम गौस, सुल्तान बख्श, चिंगलपुट के अरुणागिरी कृष्णा, कोयम्बटूर के मुलबागल स्वामी, केरल के विजय कुदारत कुंजी मामा, मुल्ली सली कोंजी मरकार, गोवा में दीपूजी राणा, गोलकुंडा क्षेत्र में चिंता भूपति और उनका भतीजा सन्यासी भूपति और असम में दीवान मनीराम दत्त थे। जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक में 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। आरसी मजूमदार ने कहा है कि यह ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर एसएन सेन ने 1857 के विद्रोह पर अपनी पुस्तक 1857 लिखी है। 1857 पुस्तक किसकी है? एसएन सेन की है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है गवर्नर जनरल एवं वायसराय, जहाँ से एक तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 तक था गवर्नर जनरल। उसके बाद फिर से दूसरी बार 1765 में बना और 67 तक रहा था। रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब सिजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम के साथ में 1765 में इलाहाबाद की संधि की और बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान मोहम्मद रज़ा खां और राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया। मोहम्मद रज़ा खां को बंगाल में और सिताब राय को बिहार में। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था, 1772 से 85 तक रहा था। इसके टाइम में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित कर दिया गया। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बना 74 से 85 तक। 74 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। वॉरेन हेस्टिंग्स राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता लाया। 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की। 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विल्किंस को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। इसके अलावा सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी
सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन इसके द्वारा बंद करवा दिया गया। भारत के पहले समाचार पत्र दी बंगाल गजट 1780 का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा किया गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध साल 22 की संधि 1782 के द्वारा और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुई। मंगलौर की संधि 1784 में हुआ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इसी काल में हुआ था। सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 86 तक रहा था। मैकफर्सन को अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इसके बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस 86 में और 93 तक रहता है। कॉर्नवालिस के समय में समस्त जिले के अधिकार कलेक्टर के हाथ में दे दिए गए थे। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई। भारतीय नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का जन्मदाता कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस ने नागरिक संहिता 1793 और रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की। नागरिक संहिता 1793 यानी सिविल कोड 1793। प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना करके एक दारोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीयकरण किया। इसके बाद आता है 1793 से 98 तक सर जॉन शोर। स्थायी भूमि बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी 1793 में। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। किसने? जॉन शोर ने। इसके बाद आता है लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1850 तक। भारत में सहायक संधि का जनक वेलेस्ली को माना जाता है। सहायक संधि करने वाले प्रमुख राज्य थे हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध 1881 में, पेशवा दिसंबर 1881 में, भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया 1804 में और अन्य राज्य हैं जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर। लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। इसके समय में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई। इसका 1805 में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आता है सर जॉन बार्लो 1805 से 7 तक। 1806 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह इसी के समय में हुआ था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके काल का। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1804 से 13 तक था। इसके समय में चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध अमृतसर की संधि की थी 1809 में मिंटो ने। इसके बाद आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 तक रहता है। मार्च 1816 में अंग्रेजों और गोरखों के बीच में संगौली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था। पिंडारियों का दमन किया था इसने, जिसके नेता वासिल मोहम्मद चीतू और करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करके प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसके समय में हेस्टिंग्स के समय में 1822 में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। इसके बाद आता है लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28 तक रहता है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में अंग्रेजों ने बर्मा को पराजित किया था। 1826 के मध्य में दोनों के बीच में यांडबू की संधि हुई थी। 1824 में बैरकपुर के सैनिक छावनी में विद्रोह एमहर्स्ट के समय में हुआ था। इसके बाद आता है बेंटिक 1828 से 35 तक। बेंटिक मील और बेंथम के विचारों से प्रभावित कट्टर उदारवादी था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर के 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का अधिक प्रयास किया था। 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले के द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिक ने 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग को हड़प लिया था। इसके समय में सरकारी सेवाओं में भेदभाव को समाप्त करने की घोषणा की गई। बेंटिक ने कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित
प्रांतीय अपीली और सर्किट न्यायालयों को बंद करवा दिया था। इसके कार्य मजिस्ट्रेटों और इसका जो कार्य था वो मजिस्ट्रेट और कलेक्टर में बांट दिया। इसने न्यायालय में फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दी। शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया बेंटिक ने। इसके बाद आता है 1835 के, और एक साल के लिए 1835-36 में मैडकॉफ। इसने समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाया और समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया है किसको? चार्ल्स मैडकॉफ को। इसके बाद आता है लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 तक। 1839 में इसने दिल्ली से कलकत्ता तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था और रणजीत सिंह तथा शाह सूजा के मध्य त्रिदलीय संधि संपन्न हुई थी इसी के काल में। इसके बाद आता है एलनबरो 1842 से 44 तक। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड एलनबरो के समय में 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध का ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया गया। लॉर्ड एलनबरो ने कुशल आक्रमण्यता की नीति का संपादन किया। इसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 तक। इसके समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और लाहौर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। इसके बाद आता है लॉर्ड डलहौजी, लंबे समय तक 1848 से 56 तक। इसके टाइम की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है ये। इसके समय में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1850 में। 1852 में लोअर बर्मा और पीकू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ में दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। डलहौजी ने 1853 में कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद करवा दी। 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। 1856 में तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया था। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज और 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया था और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में भारत पर पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच में प्रथम रेल चलाई गई थी 34 किलोमीटर। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ था। किसके समय में? डलहौजी के समय में। इसने कलकत्ता और आगरा के बीच में पहली बार सेवा शुरू करवाई थी। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। इसी के समय में भारतीय नागरिक सेवा के लिए पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई थी और लोक सेवा विभाग की स्थापना भी की गई। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास भी किया। डलहौजी ने भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया और कराची, कलकत्ता और बम्बई के बंदरगाहों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। इसने धारा 90 के तहत में ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले पैतृक संपत्ति में अधिकार घोषित किया। डलहौजी ने प्रसिद्ध व्यवगत के सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, इसकी शुरुआत की थी, जिसके तहत में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्य है कौन कौन से? 17 1848 में मिलाया है। इसने संभलपुर को 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853, नागपुर 54, करौली 55। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसे नामंजूर कर दिया था। इसके बाद आता है लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 64 तक रहता है। ये भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में इसने ले लिया। इसने 500 रुपये से अधिक आय पर आयकर लगाया और आयात पर 10% और निर्यात पर 4% कर निश्चित किया। मैकाले के द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया और 1859 में अपराध संहिता लागू की गई। 1860 में मैकाले के द्वारा तैयार भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और 1861 में फौजदारी विधि संहिता का निर्माण किया कैनिंग ने। इसी के समय में 1857 का विद्रोह हुआ। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के समय पारित किया गया और धारा 15 के द्वारा विधवाओं को विवाह का वैधानिक अधिकार मिला। 1858 का एक्ट पारित किया गया और महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। 1857 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय स्थापना की गई।
इसके बाद आता है 1864 में सर जॉन लॉरेंस, 69 तक। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश भारत पर आक्रमण किया। इसी के समय में उड़ीसा में 1866 में और बुंदेलखंड और राजपूताना में 1868-69 में भीषण अकाल पड़ा। इसने चेमवेल हेनरी के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। 1865 में इसके द्वारा भारत और यूरोप के बीच में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसके समय में शुरू की गई? तो सर जॉन लॉरेंस के समय में शुरू किया गया था। इसे अहस्तक्षेप नीति यानी रिंग फेंस का जनक भी कहा जाता है। इस नीति को शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है लॉर्ड मेयो, 1869 से 72 तक। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक मेयो को माना जाता है। इसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई। 1871 में भारत में प्रथम जनगणना इसी के समय में हुआ था। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की गई। मेयो की हत्या इसके कार्यकाल के दौरान ही अंडमान निकोबार में एक अफगान के द्वारा कर दी गई थी। इसके बाद आता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। 1872 से 76 तक रहता है। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत करके मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने ये घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना है। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट इसी के समय में पारित हुआ था, जिसमें कि अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दी गई। इसने आयकर को समाप्त कर दिया। 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन इसी के समय में हुआ। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार में वृद्धि हुई। इसके बाद आता है लॉर्ड लिटन, 1876 में 1880 तक ये रहता है। ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार था। साहित्यकारिता में इन्हें ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ा। इसने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग का गठन किया। लिटल ने 1877 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसमें कि महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंदी की उपाधि प्रदान की गई। लिटल ने भारतीय जनपद सेवा में सम्मिलित होने के लिए भारतीय आयु को 21 वर्ष से घटाकर के 19 वर्ष कर दिया। लिटल ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। 1878 में भारत शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के शस्त्र धारण नहीं कर सकता था। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। इसके बाद आता है लॉर्ड रिपन, 1880 से 84 तक। इसके समय 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। रिपन के द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। रिपन ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण किया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत रिपन के कार्यकाल में ही हुआ। 1882 में रिपन ने शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत 1882 में विलियम की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग गठित किया। इसके समय में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा था। अंग्रेजों के द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी। ब्रिटिश शासनकाल में रिपन के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके बाद आता है लॉर्ड डफरिन, 1884 से 88 तक। इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। इसमें बर्मा को पराजित करके अंतिम रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। इसके कार्यकाल में 1885 में एओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 में बंगाल कृषक अधिनियम, अवध कृषक अधिनियम और पंजाब कृषक अधिनियम पारित किए गए। इसके बाद आता है लॉर्ड लैंसडाउन, 1888 से 94 तक। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा, जिसको डुरंड रेखा बोलते हैं, इसका निर्धारण इसी के समय में हुआ था, लैंसडाउन के समय में। इसके समय में 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ था, जिसमें कि लड़की के विवाह की आयु 12 वर्ष कर दी गई थी। स्त्रियों के 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। एज ऑफ कंसेंट कितना? 19 वर्ष। तो सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। और दूसरा फैक्ट्री एक्ट 1891 में पारित किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पारित किया गया। इसके समय में 1893 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएट्स ऑफ अपर इंडिया की स्थापना की गई।
इसके बाद आता है एल्गिन द्वितीय। एल्गिन सेकेंड 1894 से 99 तक रहता है। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, ये कथन है लॉर्ड एल्गिन सेकेंड का। 1895 से 98 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था। इसके समय में 1897 में लॉयल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन किया गया। इसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक। कर्जन के द्वारा 1901 में सर कॉलिन स्टॉक मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन हुआ। 1902 में सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ। सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज स्थापित करवाया गया। 1902 में ही सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी। 1900 में सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। कर्जन ने 1904 में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। इसके समय ही कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। कर्जन ने 1904 में तिब्बत में कर्नल यंग हस्बैंड मिशन भेजा था। इसी के समय में पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र और कृषि बैंक की स्थापना हुई। इसी के काल में 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। कर्जन के समय में ही 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया, जिसे कि बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। गोखले ने कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी। इसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो सेकेंड 1905 से 10 में। इसके समय में 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1909 में मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसके माध्यम से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। 1909 में एसपी सिन्हा वायसराय के कार्यकारी में नियुक्त हुए। इसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड 1910 से 16 तक में। हार्डिंग के समय में 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के राजा जॉर्ज प्रथम का भारत आगमन हुआ था। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 23 दिसंबर 1912 को हार्डिंग के दिल्ली प्रवेश के समय उन पर बम फेंका गया था। 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। मदन मोहन मालवीय 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की गई। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। इसके बाद आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय में शुरू हुआ था। 1916 में पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। एसपी सिन्हा गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय थे, जिनकी नियुक्ति बिहार के गवर्नर पद पर हुई थी। इसके काल में ही अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट का गठन किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के समय में हुआ था। 1919 के अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना और प्रांतीय विधानमंडल को बजट संबंधी अधिकार प्रदान करना था। इसके बाद आता है लॉर्ड रेडिंग 1921 से 26 तक। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दौरान समूचे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। इसके समय में 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना आरंभ किया। रेडिंग के समय में ही नागपुर और दिल्ली में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 1923 में ICS की परीक्षा दिल्ली और लंदन दोनों जगह पे कराने का निर्णय किया गया। इसके बाद आता है लॉर्ड इरविन 1926 से 31 तक। इसके समय में देसी रियासतों के संबंध में 1927 में हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में बटलर समिति का गठन किया गया। दिसंबर 1927 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसी के समय में ही साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 तक। इसके समय में 1935 में अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत में बर्मा को भारत से अलग किया गया। वेलिंगटन के समय में 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया। वेलिंगटन ने 1915 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में हिस्सा लिया था। इसी के समय में 1930 में शारदा एक्ट पारित हुआ था, जिसमें कि लड़की के विवाह की आयु 14 और लड़के की 18 कर दी गई। लॉर्ड लिनलिथगो 1836 से 43। इसके समय में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से पूछे बिना भारत में युद्ध में शामिल कर लिया, जिसके कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था, जिसे कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। 1942 का अगस्त प्रस्ताव जो है वो लिनलिथगो के समय में ही पारित किया गया था। इसके बाद आता है लॉर्ड वेवेल 1943 से 47 तक। इसके समय में राजनीतिक समाधान के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन इसी के समय में हुआ और इसके समय का प्रमुख विद्रोह था नौसैनिक विद्रोह। इसके बाद आता है लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से 48 तक। ये ब्रिटिश भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय थे। इसके शासनकाल में ही भारत स्वतंत्र हुआ था। भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम
भारतीय जो वायसराय थे वो हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और इसके साथ ही ये सेशन और आपका मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए।